हे गाइस व्हाट्स अप। आज का हमारा टॉपिक है हेनरी लॉ। बट हेनरी लॉ को जानने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों को समझना है, और वो है कि जब आप एक गैसियस सॉल्यूशन जब एक गैस को यूज़ करके कोई सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे अगर हमारा सॉल्वेंट एक लिक्विड है तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ लिक्विड सॉल्यूशन। यानी हम बात करेंगे कि गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कैसे होती है और कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करता है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये हमारा आज का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें हेनरी लॉ के बारे में बात करेंगे, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आप जान लो। इस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें इक्वेशन आएगा। इक्वेशन वैसे छोटा है बट इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो शुरू करते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है और कौन कौन सी बात पे डिपेंड करता है। एक बार आपको बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ और वही एग्जाम्पल आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। हम अगर बात करते हैं सोडा वाटर बॉटल की, तो आपको पता है कि सोडा वाटर बॉटल में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है, ठीक है। दूसरा कॉमन एग्जाम्पल है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप यूज करते हो तो उसमें भी एक कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा अमाउंट होता है जिसकी वजह से उसको कार्बोनेटेड ड्रिंक कहते हैं। और उस सॉफ्ट ड्रिंक का जो फ्लेवर है जिसकी वजह से आप उसको लाइक करते हो, उसका मेन वजह भी कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो उसको एक स्पार्कलिंग फ्लेवर देता है, जिसकी वजह से हम और आप कोई भी कोक या पेप्सी वॉटेवर बहुत पसंद करते हैं। तो उसके पीछे जो मेन रीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक मेन इंग्रेडिएंट है। तो क्वेश्चन उठता है कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व किया जाता है इतना सारा, तो वो कैसे डिसॉल्व होता है? तो इसका सिंपल आंसर है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे डिसॉल्व किया जाता है। यानी प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। पर हम इस पे बाद में आएंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड हेनरी लॉ होगा। पहले हम फर्स्ट फैक्टर की बात कर रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कौन कौन से तीन फैक्टर बात कर। पहला है नेचर, दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा है प्रेशर। प्रेशर वाला हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंट होगा और इंपॉर्टेंट होगा। तो चलो हम पहले बात कर रहे हैं नेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो नेचर, अब ये नेचर से क्या मतलब है, मैंने इसके पिछले टॉपिक में भी आपको अच्छी तरह समझाया था कि कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में तभी डिसॉल्व होगा जब वो केमिकली सिमिलर होगा। यानी लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो मैं एक बार फिर से उसी बात को रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको याद हो जाएगा कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूं। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जिसका दो मतलब है। पहला है कि पोलर डिसॉल्व्स पोलर, यानी पोलर सॉल्यूट प्लस पोलर सॉल्वेंट, ये दोनों आसानी से सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट। दिस विल रिजल्ट और सॉल्यूशन, राइट। चलो एग्जांपल लेते हैं गैस के केस में क्या है। तो HCl गैसियस फॉर्म में अगर आप वाटर में डालते हो तो क्योंकि दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए ये दोनों डिसॉल्व हो जाएगा और एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, हमारा पोलर है। अगर आपको ये जानना है कि क्यों पोलर है, तो पिछले लेक्चर में मैंने इसके डायपोल मोमेंट को भी समझाया था, तो आप उसको चेक कर सकते हो। ये भी क्या है, पोलर है, तो ये सॉल्यूशन बन गया। लेकिन अगर दूसरे एग्जाम्पल पे आए जिसमें हम बात कर सकते हैं कि नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर सॉल्यूट प्लस नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ऐसे केस में भी क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी यहां पे भी क्या रिजल्ट होगा, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहते हो तो कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले सकते हो। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, लाइक आप बेंजीन, या दूसरा एग्जांपल लेता हूं, आप अगर ब्रोमीन वाटर की बात कर लो, यानी Br2 प्लस, इसको आप कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व कर सकते हो, तो ये भी एक सॉल्यूशन बनेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये भी क्या है, हमारा नॉन पोलर है, और कार्बन डाइसल्फाइड भी क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, राइट। तो
कुल मिला के गैस की सॉल्युबिलिटी इस बात पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर दोनों ही पोलर है डिसॉल्व हो जाएगा, दोनों ही नॉन पोलर है डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। बट अगर एक पोलर दूसरा नॉन पोलर है तो या तो वो बहुत कम डिसॉल्व होगा, बहुत कम, या वो डिसॉल्व होगा ही नहीं, यानी सॉल्यूशन या तो बनेगा तो विद वेरी वेरी स्मॉल सॉल्युबिलिटी या नहीं बनेगा। राइट, चलो अब हम दूसरे टॉपिक पे आकर बात करते हैं, और वो हमारा टॉपिक है नेचर के बाद टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें आपको कुछ बातें 11वीं क्लास से हमें रिपीट करवानी। पहली बात कि मान लो कोई यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, तो मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिखाना चाहता हूं आपको। मान लेते हैं कि इसमें आपने गैस का कोई सैंपल आपने ऐड किया है और ये इसमें कोई लिक्विड है। तो होगा क्या कि जैसे जैसे ये इसके अंदर डिसॉल्व होता जाएगा, जैसे जैसे इसके अंदर डिसॉल्व होता जाएगा, गैस की जो फ्रीडम है, एंट्रोपी जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। कहने का क्या मतलब है, जैसे जैसे गैस लिक्विड के साथ इंटरेक्शन बनाएगा, गैस की फ्रीडम कम होती जाएगी, यानी एंट्रोपी उसका कम होता जाएगा। राइट, अच्छा, एंट्रोपी कम होने के साथ साथ एक और चीज देखा जाता है कि जब कोई गैस डिसॉल्व होता है लिक्विड में तो हीट रिलीज होता है, यानी गैस की सॉल्युबिलिटी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब यह है कि अगर आप इस सॉल्यूशन को बनाते समय अगर आप नीचे से कंटेनर को हीट करते हो तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ता जाएगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो फाइनल में इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू solubility of gas. T is inversely proportional to solubility of gas. राइट, अच्छा, हमने इसके बारे में दो और इंपॉर्टेंट बात क्या किया। पहली बात कि गैस की सॉल्युबिलिटी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में थोड़े से श्योर नहीं हो कि ये क्या है, तो आप इस टॉपिक पे दूसरे वीडियोस को आप जरूर चेक कर लो, फिर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलो हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए भी यहाँ पे करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि हमने ऑक्सीजन या CO2 वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। CO2 को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो होगा क्या, इसमें सॉल्यूशन तो बनेगा ही, ठीक है। CO2 की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, पर सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन हमारा बनेगा, लेकिन साथ में हीट भी क्या होगा, रिलीज होगा। तो हीट रिलीज होने का मतलब है कि H की वैल्यू, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है। बट एक और चीज हमने देखा कि जैसे जैसे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है, यानी गैस डिसॉल्व होगा, तो एंट्रोपी भी नेगेटिव होता जाएगा। तो जो दूसरी चीज जो मैं लिखना चाहता हूं कि डेल्टा S ऑल्सो बिकम नेगेटिव। डेल्टा S का मतलब है एंट्रोपी, डेल्टा H का मतलब है एंथैल्पी, इसका मतलब है ओवरऑल एनर्जी का रिलीज होना, और ये गैस की फ्रीडम धीरे धीरे कम हो रही है, इस बात को दिखा रहा है। अब एक और इक्वेशन के जरिए ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम कैसे होती है। वो देखो आप, अगर आप ध्यान दो तो आपको किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यानी जी नेगेटिव होना जरूरी है, तभी गैस की सॉल्युबिलिटी होगी, यानी स्पॉन्टेनियस होगी, भले ही वो कम हो या ज्यादा हो, लेकिन स्पॉन्टेनियस होने के लिए जी का वैल्यू नेगेटिव होना जरूरी है। अब जी पे यहां पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी क्या है हमारा, नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है। अब होगा क्या कि अगर आप टी बढ़ाते हो, अगर आप टी को बढ़ाओगे, टी बढ़ाने से क्या होगा, ये ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा। अगर आप टी बढ़ाओगे तो टी डेल्टा एच बिकम पॉजिटिव। तो मैं एक लाइन लिख देता हूं, ऑन इंक्रीजिंग टी the T delta S minus T delta S become positive। क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप T बढ़ाते जाओगे, T डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी, और अगर T डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो G ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा, और G जैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा स्पॉन्टेनिटी उसकी खत्म हो जाएगी, यानी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, और कम होने लगेगी। तो ये इस बात को प्रूव करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से
टेम्परेचर बढ़ाने से टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट होता जाएगा और ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव बनते ही स्पॉन्टेनिटी इसकी खत्म हो जाएगी, ये बन जाएगा क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी कुल मिलाकर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी रिवर्स ऑर्डर में जाता है, यानी डिक्रीज होता है। तो ये है दूसरा फैक्टर। अब हम बात करेंगे तीसरे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया था, और वो है प्रेशर के बारे में। तो आई नीड टू टेक द स्पेस फ्रॉम हियर, राइट। ओके, तो हमारा जो थर्ड फैक्टर है वो है प्रेशर। प्रेशर, तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि गैस की सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ाना है, यानी अगर आप चाहते हो कि कोल्ड ड्रिंक का फ्लेवर बना रहे तो CO2 उसमें होना जरूरी है बहुत सारा, और CO2 बहुत सारा होने के लिए जरूरी है कि उसको हाई प्रेशर पे उसमें डिसॉल्व करे। तो ये जितनी भी कंपनीज है वो करते क्या है, वो ऑफकोर्स प्रेशर बढ़ाते हैं और गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगती है, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर ऐड हो जाता है, राइट। यानी पहली बात क्या है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू solubility of gas, solubility of gas, of gas। किस में हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड की बात कर रहे हैं, राइट। अच्छा, तो जब गैस की सॉल्युबिलिटी यहां पे बढ़ रही है तो इसको हम ये समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ता जाएगा। अब क्या हुआ, हेनरी ने इसी बात को एक लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, राइट। हेनरी ने इसी बात को एक लॉ में कन्वर्ट कर दिया। पहले मैं आपको स्टेटमेंट के जरिए बताता हूं, फिर आप उसको लिख सकते हो, और वो ये है कि द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस ओवर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड is directly proportional to the solubility of the gas in the liquid। मैं लिख देता हूं, बड़ा सा स्टेटमेंट लग रहा होगा, तो चलो हम यहां पे इसको हेनरी लॉ को स्टेटमेंट के टर्म में लिखते हैं, हेनरी लॉ। तो लाइक आई सेड, द पार्शियल प्रेशर को मैं शॉर्ट में पीपी लिख रहा हूं, द पीपी ऑफ अ गैस applied over a liquid, applied over a liquid, don't criticize my handwriting because I'm like done with all that. So the partial pressure of gas applied over a liquid surface is directly proportional to the solubility of gas inside the liquid। तो हेनरी ने ये एक लॉ में कन्वर्ट कर दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस अप्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। अब इसको हम एक इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अभी आप ध्यान देना, मैं कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। तो अच्छा, अब इसी को इन्होंने क्या किया, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, अमाउंट से, अमाउंट यानी कि मास से बात हो रही है। तो आपको पता है कि मास का रिलेशन मोल से है और मोल को मोल फ्रैक्शन से। तो मोल फ्रैक्शन एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है जिसको एक्सप्रेस करना आसान है, और ये टेम्परेचर पे इसका कोई इफेक्ट, टेम्परेचर की वजह से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हेनरी ने सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में डिफाइन कर दिया। नाउ देन इट बिकम्स P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, और ये X किसका, गैस का। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसी इक्वेशन को P इज इक्वल टू, इन्होंने एक कांस्टेंट, ऑफकोर्स कांस्टेंट लगा दिया, एंड दैट वाज P इक्वल टू KH। अब ये KH क्या है, KH इज कॉल्ड हेनरी लॉ कांस्टेंट। ध्यान दो, हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या है, मैं इसे बात करूंगा। हेनरी लॉ कांस्टेंट KH है। अब क्वेश्चन उठता है कि KH है क्या, राइट। ओके, तो KH वैल्यू, ध्यान से देखो, KH वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, यानी अलग अलग गैसेस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होती है। अब एक और चीज इसी इक्वेशन समझते हैं, अगर आप X को लेफ्ट साइड में लेके आते हो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P इज इक्वल टू KH
KH अपॉन X यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यानी ये बताता है कि अगर किसी गैस के लिए KH की वैल्यू हाई है तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी लो है। इनवर्सली रिलेशन को दिखा रहा है, यानी KH is inversely proportional to मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यानी जिस गैस के लिए KH की वैल्यू सबसे ज्यादा उसके लिए सॉल्युबिलिटी लिक्विड में सबसे कम। तो ये है हमारा हेनरी लॉ। आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या है। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, राइट। तो ये वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे खत्म करते हैं। एक बार इन सारी चीजों को आप रिपीट करो, चेक करो एंड देन लेट मी नो कि इसमें कहीं पे अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके या जैसे भी चाहते हो आप कॉन्टेक्ट करके मुझे बताओ। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि अभी वो बहुत जरूरी है। मैं काफी दिनों से बाहर नहीं निकलता हूं, बस आपको पता है क्यों, वजह तो सबको क्लियर है। सुबह मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए कुछ ग्रोसरीज वगैरह लेने के लिए निकलता हूं, अदरवाइज ट्राई टू मेंटेन, राइट। तो मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।